डीमन स्लेयर एक ऐसा शो है जो अपना स्टनिंग एनिमेशन, वाइब्रेंट कलर्स एंड कैरेक्टर्स और गूज़बम्स दिला देने वाले एक्शन सीक्वेंसेस के लिए जाना जाता है। लोगों को इसका ब्यूटीफुल आर्ट स्टाइल और कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें एक चीज़ नहीं पता, और वो ये है कि इस शो के इसी ब्यूटीफुल और एस्थेटिक सरफेस के नीचे एक ऐसा साइड भी है जो इससे कहीं ज़्यादा डार्क एंड मैच्योर है। डीमन स्लेयर के पहले ही एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक होपलेस टीनेजर को जो अपनी अधमरी बहन को पीठ पर रख के भाग रहा है मदद की तलाश में। हमें पहले पहले समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन फिर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं हमें सब समझ आ जाता है। तांजीरो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जिस परिवार का बाप मर चुका है, और उस परिवार में उसके 5 भाई बहन हैं, इंक्लूडिंग बच्चे एंड ए इन्फेंट। बेचारा चारकोल बेच के अपना घर का गुजारा करता था, एंड एक दिन उसको घर पहुंचने में हल्का सा देरी क्या हो गया। उसको पता चलता है कि उसके पूरे परिवार को इंक्लूडिंग बच्चे एंड ए इन्फेंट किसी डीमन ने ब्रूटली मार डाला है। एंड इवन वर्स, उसकी एक बहन आधी डीमन बन चुकी है जो उसका जान लेने के पीछे पड़ी है। अब ये बेचारा दुख मनाएगा या अपनी बहन को संभालेगा या अपने आप को। उसके दिमाग में तब ये ख्याल ज़रूर से आया होगा कि उसको अपने हाथों से अपनी बहन का जान लेना पड़ेगा। ये सुनने में ही बहुत डरावना लगता है, बट इसी से हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ द होल थीम ऑफ द शो। एंड उसके बाद जो शुरू होता है तांजीरो के लिए सफरिंग, वो तो फिर रुकता ही नहीं है। एक के बाद एक उसको इन्हीं नाइटमेयर्स के साथ डील करना पड़ता है। उसको अभी भी अच्छी तरह याद है कि उसके परिवार को बेरहमी से मार दिया गया था, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर वो वहाँ पे होता तब भी कुछ नहीं कर पाता। वो अपने इसी पेन और ग्रीफ को अंदर दबा के रखता था, जस्ट लाइक अ मैन। बट वेन ही वॉज जस्ट स्टार्टेड टू अगेन लाफ एंड एंजॉय विद अदर्स, तभी फिर से ये ब्रूटल फेट आके उसे फिर से पीठ पे स्टैब कर देती है। ये मत भूलना कि भले ही वो ट्रेनिंग करके स्ट्रांग बन चुका है, लेकिन एट द एंड ही इज स्टिल अ किड। उसे उसके सिर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई चाहिए, एंड यहाँ पे वो होता है रेंगोकू। एंड जस्ट लाइक ए गार्डियन एंड ए बिग ब्रदर, रेंगोकू प्रोटेक्टेड हिम, एंड ऐसा करते हुए वो मारा जाता है। अब तक तांजीरो ने जितने भी पेन और ग्रीव रोक के रखा था वो एक बार में फट जाता है। बट उसके बाद ये साइकिल ख़त्म नहीं होता। ये डेथ और सफरिंग का सिलसिला चलते रहता है टिल द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड ये तो सिर्फ तांजीरो के बारे में था जो इस शो का मेन कैरेक्टर है, बट एवरी सिंगल कैरेक्टर इन द शो इंक्लूडिंग डीमंस ऑल्सो हैज़ सफर्ड ब्रूटली। याद है वो 2 कैरेक्टर्स साबितो और माकोमो जो तांजीरो को जंगल में ट्रेनिंग करते हुए मिले थे? वेल, उन्हें देख के हमें पहले पहले लगा था कि ये कोई फॉरेस्ट स्पिरिट जैसी चीज़ होंगे, बट लेटर ऑन वी फाइंड आउट कि दे आर ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर उरोकोडाकी जो मारे गए थे डीमन स्लेयर एग्ज़ाम के दौरान, जिसमें साबितो ग्यू को प्रोटेक्ट करते हुए मारा गया था, जो कि फिर रीज़न बन गया ग्यू का एंडलेस डिप्रेशन का। एंड माकोमो मारी गई थी क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट्स को मरता हुआ देख इमोशनल होके उस डीमन को मारने चली गई थी, एंड देन दैट डीमन रिप्ड हर अपार्ट। बट इससे भी ट्रैजिक चीज़ ये है कि आफ्टर देयर डेथ उनकी आत्माओं को फिर भी शांति नहीं मिलती ड्यू टू देयर फीलिंग ऑफ फेलियर। एंड मिस्टर उरोकोडाकी ने भी यहाँ पे बहुत सफ़र किया है, क्योंकि उनको अपने सभी स्टूडेंट्स को, जिनको वो अपने बच्चे कह के बुलाते थे, उन सब को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ता है हर बार। एक बार सोच के देखो कितना पेनफुल होगा ये उनके लिए। डीमन स्लेयर एक ऐसा शो है जिसमें फिजिकल ब्रुटैलिटी से कहीं ज़्यादा खतरनाक तरीके से दिखाया जाता है मेंटल ट्रॉमा। जैसा कि मैंने बताया कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली तांजीरो को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था एज अ किड। और सिर्फ तांजीरो को ही नहीं, हर एक कैरेक्टर्स पूरे शो के। नेजुको आधी डीमन बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसका सैनिटी बरकरार था। उसे हर एक चीज़ याद था कि उसके फैमिली को कैसे उसके आंखों के सामने मार दिया गया था। एट द सेम टाइम उसको कॉन्स्टेंटली अपने अंदर के डीमन को दबा के रखना पड़ता था ताकि वो उसके माइंड और बॉडी के ऊपर कब्जा ना कर ले, क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसा हो गया तो अपने ही भाई को चोट पहुंचा सकती है और कई सारे मासूम लोगों को भी। एंड फॉर अ चाइल्ड गर्ल इट्स टू मच मेंटल प्रेशर। एंड फिर अपना इनोसुके
जिसका अगर तुम बैक स्टोरी जानते हो तो उसको पैदा होते ही जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था उसके मम्मी के द्वारा, जो वो ऐसा उसका जान बचाने के लिए करती है। बट इट्स नॉट लाइक कि उनको 100% गारंटी था कि जंगल में छोड़ने से एक नवजात बच्चा जिंदा बच जाएगा। बट स्टिल इट हैज़ मोर चांस देन बीइंग ईटन बाय अ डीमन। इनोसुके जंगल में ही पला बढ़ता है जंगली जानवरों के साथ, सो ही डजंट नो व्हाट इज़ इट टू बीइंग लव्ड बाय समवन। वो एक इंसान है तो उसको इंसानों का प्यार चाहिए, जिसका ना मिलने की वजह से ही वो इतना एग्रेसिव नेचर का है, क्योंकि उसने कभी वो काइंडनेस देखा ही नहीं है। एंड लास्टली अपना जेनित्सु। इसे स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सभी अनोइंग और इरिटेटिंग कैरेक्टर समझते थे, क्योंकि ये हर टाइम रोता रहता था और डरपोक भी था। बट जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है वो धीरे धीरे लोगों का सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक बन जाता है। बट देयर इज़ अ वेरी डीप स्टोरी बिहाइंड हिज कैरेक्टर। जेनित्सु के पेरेंट्स के बारे में हमें नहीं बताया गया है, लेकिन फैंस मोस्टली अज्यूम करते हैं कि इधर हिज फैमिली इज़ डेड और किल्ड बाय डीमंस, और ही वॉज अबैंडन्ड बाय हिज फैमिली। तो उसको भी वही सेम प्यार ना मिलने वाला दर्द था। वो फिर एक मिठाई की दुकान टाइप जगह में काम करने लग जाता है, जहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। बट उसे नहीं पता था कि दुनिया कितनी क्रूअल है, क्योंकि एट द कोर जेनित्सु इज़ वेरी इनोसेंट। जेनित्सु अपना सारा पैसा उस लड़की को दे देता है, वो इवन उधार भी ले लेता है उसके लिए। बट वो लड़की लास्ट में उसको छोड़ के किसी और के साथ भाग जाती है, उसके सारे पैसे लेकर। उसका इनोसेंट सा दिल टूट जाता है। वो तो मिस्टर जिगोरो ने आके जेनित्सु को अपने केयर में ले लिया, वरना जेनित्सु अभी तक सिर्फ कर्ज ही चुका रहा होता। जेनित्सु का इस डरपोक और रोतरू नेचर के पीछे उसका हाइपर सेंसिटिव और एंशियस पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से उसको छोटे से छोटा इमोशन भी 10 गुना ज़्यादा फील होता है। एंड इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में कोई इंसान जिसका विल पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, वो हर टाइम चीज़ों से गिव अप कर देता है, इवन लाइफ से भी। लेकिन ये सीरीज़ सिर्फ कैरेक्टर्स के ट्रॉमा को ही नहीं दिखाती, बल्कि उन ट्रॉमास की वजह से इन कैरेक्टर्स के पर्सनैलिटी और मेंटालिटी को एक शेप मिलता है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रगल और भी रियल लगता है। डीमन स्लेयर को और एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसका डार्क फैंटेसी शो होते हुए भी काफ़ी हिस्टोरिकल लगना। वो इसलिए क्योंकि ये सच में ओल्ड पीरियड वाले जापान से इंस्पायर्ड है। लाइक एवरी अदर कंट्री, जापान का हिस्ट्री भी काफ़ी डार्क और वायलेंट रहा है। फ्यूडल ऑपरेशन, पॉवर्टी, सोशल हायरार्की जैसी चीज़ें तब वहाँ पे बहुत कॉमन थी, एंड उसको डीमन स्लेयर में भी शो किया गया है। उतना अच्छे से तो नहीं दिखाया गया, क्योंकि डीमन स्लेयर वर्ल्ड बिल्डिंग पे उतना ध्यान नहीं देती, लेकिन हाँ, उसमें उसका एसेंस और इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से दिखाया गया। एक एग्जांपल दूं तो पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आग को ले लो। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट इज़ अ प्रोस्टिट्यूशन हब, एंड ये कोई स्पेशल बात नहीं है। जापानीज़ हिस्ट्री में हज़ारों सालों से प्रोस्टिट्यूशन लीगली चलता आ रहा है। तुम्हें याद ही होगा वो दाकी एंड ग्यूतारो का बैक स्टोरी, जिसमें उन दोनों का जन्म एक प्रोस्टिट्यूट के घर पे ही होता है, क्योंकि तब वुमेन्स के लिए और कोई वर्क ऑप्शंस होते ही नहीं थे। जिसकी वजह से जैसा हमें शो में दिखाया गया है, When Daki was still a child, जिसका एज हो रहा होगा यही कुछ 12-13 साल, तब भी उसको एक प्रोस्टिट्यूट का ही काम करना पड़ता है। एंड हिज ब्रदर कलेक्टेड द मनी फ्रॉम कस्टमर्स, गुंडागिरी करके, क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई चारा ही नहीं था जिससे वो अपने आप को उस क्रूअल प्लेस में जिंदा रख पाए। बट व्हाट्स इवन वर्स वाज व्हेन दाकी स्टैब्ड अ हायर अप वाज मिसबिहेविंग विथ हर, एंड जस्ट इमेजिन फॉर रिवेंज दैट हायर अप रेप्ड हर, बीटन हर and even burned her alive, खुला मार्केट के सामने, एंड किसी ने एक आवाज़ तक नहीं उठाया, because that person was a higher up, he was a noble। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, और एक एग्जांपल दूँ तो एक बार ज़रा याद करो वो कनाओ की बैक स्टोरी, जिसमें हमें दिखाया गया था कि शी वॉज बॉर्न इन अ स्लम, एंड उसका बाप अपना दारू का पैसा के लिए उसको बेचने निकल पड़ता है। एंड ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रियल लाइफ में भी जापान के उस पीरियड में स्लेवरी कॉमन थी, सिर्फ जापान में नहीं पूरे वर्ल्ड में। एंड दैट शोज हाउ ब्रूटल एंड डार्क दिस शो वॉज। एनिमे में ब्रूटैलिटी तो काफ़ी कॉमन है, किसी का हाथ पैर कट जाता है, किसी का गला कट जाता है, लेकिन डीमन स्लेयर में ब्रूटैलिटी पूरा का पूरा थीम है शो का। इसका काफ़ी बड़ा प्रूफ हमें इसके कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी में दिखता है।
एपिसोड 1 में ही हमें हमारा मेन कैरेक्टर का पूरा फैमिली मैसाकर होते हुए दिख जाता है। फिर बाकी के कैरेक्टर्स यानी कि अपने हाशिराज का बैक स्टोरी, जैसे ग्यू जिसका पहले तो परिवार मरा, फिर बहन मर गई, उसके बाद उसको बचाने के लिए उसका इकलौता दोस्त भी मर जाता है। फिर अपना मिस्ट हाशिरा मुइचिरो जिसका भी बैक स्टोरी काफ़ी ब्रूटल था। उसका कितना प्यारा फैमिली था, एक जुड़वा भाई था, कितनी अच्छी ज़िंदगी कट रही थी उसकी। लेकिन फिर एक दिन उसके दोनों पेरेंट्स एक्सीडेंटल डेथ में मारे जाते हैं एंड फिर दोनों भाइयों को अकेला ही बाकी का गुजारा करना पड़ता है। लेकिन बेचारे का फिर से किस्मत ख़राब रहता है क्योंकि एक दिन उसके घर डीमन घुस जाता है एंड उससे लड़ने में वो तो ज़िंदा बच जाता है लेकिन उसका इकलौता भाई नहीं। एंड उससे भी बुरा होता है कि वो बेचारे को इतना बड़ा सदमा लगा था कि वो अपने भाई को दफनाने या जलाने का भी हिम्मत नहीं कर पाता। वो वहीं पे उसका सड़ता हुआ लाश के पास पड़ा रहता है। एंड फिर जब मैडम अमाने आके उसको रेस्क्यू करती है तो उनको पता चलता है कि बेचारे को इतना बड़ा सदमा लगा है कि वो अपना सारा मेमोरी खो चुका है। फिर अपना स्टोन हाशिरा ग्योमी जो बेचारा एक तो पहले अंधा था, ऊपर से वो जिस अनाथ आश्रम में बच्चों को संभालता था वहाँ पे एक डीमन के घुस जाने की वजह से सारे बच्चे मर जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के जिसको कि ग्योमी ही बचाता है उस डीमन से अकेले लड़के। बट वो बेचारी बच्ची इतनी डर जाती है कि वो ठीक से लोगों को समझा भी नहीं पाती एंड उन सारे कत्लों का इल्ज़ाम ग्योमी के ऊपर दे दिया जाता है, जिसकी वजह से ग्योमी ज़िंदगी भर के लिए किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। फिर अपने स्नेक हाशिरा ओबानाई और विंड हाशिरा सानेमी जिनका बैक स्टोरी भी इनकी तरह ही काफ़ी ब्रूटल है, जिसमें ओबानाई का तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी है क्योंकि ओबानाई का जन्म एक ऐसे क्लैन में होता है जो कि चोर होते हैं एंड वो एक सांप जैसे डीमन की पूजा करते थे एंड उस डीमन को छोटे बच्चे खाना अच्छा लगता था। एंड सबसे क्रेजी चीज़ तो ये है कि ओबानाई का परिवार ही अपने ही बच्चों को उस डीमन को खिलाता था, अपने पैदा किए हुए बच्चों को, सोचो। एंड ओबानाई के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, जिसके लिए बचपन में ही उसका मुंह काट दिया गया था ताकि उसका भी चेहरा हल्का हल्का उस डीमन जैसा लग सके। सोचो एक बार कितना ब्रूटल है ये। एंड सानेमी का बैक स्टोरी तो काफ़ी हद तक तांजीरो जैसा ही है, लेकिन इसमें सानेमी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था क्योंकि सानेमी का परिवार भी बहुत गरीब था एंड उसके फैमिली में भी उसके बहुत सारे सिबलिंग्स थे। लेकिन उसका बाप बहुत बड़ा हरामी था जो उसके भाई बहनों और माँ को मारता था। उसका बाप को भी कोई पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके बाप को कोई मर्डर कर देता है, जिसकी वजह से फैमिली का सारा बोझ उन पर आ जाता है। लेकिन सानेमी की मम्मी बहुत अच्छी थी जो अपने बच्चों को पालने के लिए सुबह से कर शाम तक सिर्फ काम करती रहती थी। बट एक दिन वो डीमन बन जाती है और इसके सारे भाई बहनों को मार देती है। तो सानेमी अकेले उस डीमन से फाइट करने लग जाता है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट एट द एंड किसी को नहीं बचा पाता एंड उसे अपने ही हाथों से अपनी माँ को मारना पड़ता है। एंड दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ द शो। और भी कई सारे बैक स्टोरीज हैं जो काफ़ी सैड और ब्रूटल हैं, यहाँ तक कि इवन डीमंस के भी, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड टू डाकी एंड ग्योतारो। एंड सिर्फ बैक स्टोरीज नहीं, इनके फाइट्स भी काफ़ी फेटल होते हैं। यहाँ पे एवरी सिंगल फाइट कंटेन्स द प्राइज ऑफ लाइफ एंड डेथ। उसके अलावा कोई अदर ऑप्शंस ही नहीं है, या तो तुम मरोगे और या तो तुम मारोगे। बट दीज आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ इन्फिनिटी कासल आर्क। जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस आर्क, कगाया उबुयाशिकी kaboomed himself along with his wife and his 2 children। एंड फिर इन्फिनिटी कासल आर्क के अंदर 90% ऑफ द कैरेक्टर्स जो गिरे थे, एवरी वन ऑफ देम डाइड हॉरिबली। मुइचिरो जिसका एक तो बैक स्टोरी इतना सैड और ब्रूटल था, उसके बाद भी ही डिडंट गेट द हैप्पी एंडिंग। जबकि वो बस 12 साल का बच्चा था, ही गॉट स्लाइस्ड इन हाफ। ग्योमे इतना ब्रिलियंटली फाइट करता है कि उसको उतना फेटल इंजरीज नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी ही डाइड क्योंकि उसका ब्रीदिंग मार्क अनलॉक हो गया था। एंड जिन लोगों का ये मार्क अनलॉक हो जाता है वो लोग 25 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते। एंड ग्योमी ऑलरेडी 25 साल का हो चुका था। फिर सानेमी के साथ तो और बुरा होता है क्योंकि उसका इकलौता भाई जो ज़िंदा बच गया था वो भी मारा जाता है उस फाइट में। उसके बाद शिनोबू जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है डोमा को खिलाकर टू किल हिम। एंड लास्टली ओबानाई एंड मित्सुरी जिनका डेथ मेरे लिए सबसे सैड था बिकॉज ओबानाई का आखिरी इच्छा था कि वो एक आखिरी बार के लिए मित्सुरी को देख सके, बट ही गॉट ब्लाइंडेड फाइटिंग द डीमंस। एंड मित्सुरी का आखिरी विश था कि वो आखिरी बार के लिए ओबानाई को पकड़ सके अपने हाथों से, बट
शी लॉस्ट बोथ ऑफ हर हैंड्स इन द फाइट। एंड इस फाइट के बाद भी जो लोग बच गए वो भी किसी ना किसी कारण से परमानेंटली डैमेज हुए हैं। दिस टेल्स कि भले ही दे ऑल वॉन एट द एंड, बट एट अ प्राइस दैट नो वन विल फॉरगेट। वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर एस्पेक्ट लगता है मुझे डीमन स्लेयर का, वो है इसका मोरल एम्बिग्विटी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि डीमंस का हर टाइम कम्प्लीटली ईविल ना होना। जैसे आकाजा को ले लो, उसका भी लाइफ बाकी कैरेक्टर्स की तरह ही हार्श और क्रूअल था। एंड देन जब उसे एक रीज़न मिला टू गेट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ हैप्पीनेस, जस्ट देन किस्मत उससे वो रीज़न छीन लेती है, जिसकी वजह से सिचुएशंस ने उसे मजबूर कर दिया इस ईविल पाथ पे चलने के लिए। दाकी एंड ग्यूतारो के केस में भी सेम हाल था। एंड जब हमें ये पता चल जाता है कि जो ईविल है वो भी बाकी लोगों की तरह ही इस ब्रूटल लाइफ के विक्टिम हैं, तब हम फ़र्क नहीं कर पाते कि कौन गलत है और कौन सही। एंड नाउ व्हाट्स योर थॉट कि क्या तुम भी मेरे बातों से एग्री करते हो या फिर तुम्हारा कोई और ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस शो का? इफ़ यस देन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।